बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम ऑथरिंग टूल्स को डिस्कस करेंगे कि ऑथरिंग टूल्स क्या होते हैं और उसके कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आज हम आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं ऑथरिंग, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, टेक्स्ट एडिटर, पेन प्रोग्राम्स, इमेज एडिटर, ड्राइंग प्रोग्राम, वेब एडिटिंग प्रोग्राम, वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम्स। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इन तमाम टॉपिक्स को आज के लेक्चर के अंदर कवर करें। इवन के इन द लास्ट क्लास हम भी इन बेसिक टर्म्स को हमने देखा था, सुना था कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो अगेन इसको एक जो है वो लार्ज स्केल पे विद द मल्टीपल डिफरेंट एग्जांपल हम वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। So authoring, so multimedia authoring tool gives an integrated environment for joining together the different elements of a multimedia production. It gives the framework for organizing and editing the components of a multimedia project. मल्टीमीडिया ऑथरिंग बेसिकली क्या होते हैं? ऑथरिंग के टूल्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि एक हमें बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम तमाम मीडिया को एक साथ यूज करके हम एक किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसिव बना सकते हैं। Like at a one platform we can use the all different medias to complete the task or to complete the production जो हमारे पास इसमें कंप्लीट करने के लिए हमें जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट टाइम भी हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स को पढ़ा था जिसमें आपको मैक्रोमीडिया फ्लैश का डिस्कशन किया था हमने। वो भी एक एग्जाम्पल है। अगर मैक्रोमीडिया फ्लैश को देखा जाए तो वो भी एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स, डिफरेंट टूल्स की मदद से हमें एक ही इन्वायरमेंट के अंदर से हम डिफरेंट ऑप्शंस को, डिफरेंट मीडिया को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास हम वहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, वीडियोस जो कि एक सीक्वेंसिंग ऑफ इमेजेस हमारे पास हो जाती है, हम उनको यूज कर सकते हैं। तो वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल, a program that helps you write hypertext or multimedia application. Authoring tools usually enable you to create a final application merely by linking together objects such as a paragraph of text, an illustration or a song. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं एट अ वन टाइम, एट अ वन प्लेटफॉर्म। इसमें हमारे पास एक और बेनिफिट क्या हो सकता है कि हम लिंकिंग कर सकते हैं, हम हाइपरटेक्स्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ अ टूल we can integrate the two different number of pages or different series of images together, जहाँ पे हम हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया को भी हम यूज करके एक कम्बिनेशन दे सकते हैं। It requires less technical knowledge to master and are used exclusively for applications that present a mixture of textual, graphical and audio data। जिससे कि हमने पहले बात की कि हम इसके अंदर ये इसका एडवांटेज भी आप इसको काउंट कर सकते हो कि ये एक इसमें इतना टेक्निकल चेंजेस, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट उसके बावजूद आप जो है वो इन डिफरेंट चीज़ों को यूटिलाइज करके आप एक कंबाइन जो मिक्सचर है एलिमेंट्स का, आप उनको यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो ग्राफिक्स, ऑडियो, टेक्सचुअल डेटा, वीडियो वगैरह यूज होती हैं। ओके, अच्छा, अब इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं।
जिसमें पहला फीचर जो है वो है एबिलिटी टू क्रिएट एंड एडिट अ प्रोडक्ट. These tools have the ability to create and edit a product. Obviously आपके पास जब एक कोई प्लेटफॉर्म, एक कोई टूल्स, एक सॉफ्टवेयर आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो इस चीज को एनेबल करते हैं कि आप वहां पे कोई भी चीज को एडिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो कुछ वेरिएशंस हैं आप वो वहां पे चेंजेस जो है वो ला सकते हैं. एंड सेकंड क्या आती है कि आपको जो भी प्रोडक्ट रेडी करना होता है, आप उसके लिए कुछ स्कीम्स जो होती हैं आप वो भी डिसाइडेड कर सकते हो अपने लिए एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके. मजीद इसके चार पर्सपेक्टिव्स जो कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके चार पर्सपेक्टिव होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है टूल, देन आता है प्रोडक्ट, देन डेवलपर एंड देन एंड यूजर. अच्छा, अब टूल क्या होता है? टूल इज बेसिकली एनी सॉफ्टवेयर पैकेज. आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी पैकेज आप यूज कर सकते हो. विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन यूज, ड्रॉ और कम अप विद एनी रिजल्ट. ठीक है. फिर प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑब्वियसली वो एक रिजल्ट हो सकता है दैट यू हैव यूज्ड और डिजाइन विद द हेल्प ऑफ अ टूल. देन हमारे पास आते हैं डेवलपर्स. अब डेवलपर्स ऑब्वियसली दीज आर द पर्सन, दे कैन बी डिजाइनर, दे कैन बी द प्रोग्रामर्स और द ऑथर्स हु आर डेवलपिंग दिस ऑल सिनेरियो, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. देन द एंड यूजर, वी द कस्टमर और द व्यूअर हु आर यूजिंग अप द प्रोडक्ट वट एवर दे हैव लॉन्च्ड, और द ऑडियंस जो भी उसको यूज करेगी. ओके. फिर ऑथरिंग टूल्स हमारे पास किन टाइप्स के होते हैं? ऑथरिंग टूल्स बेसिकली हमारे पास 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक कार्ड बेस्ड होता है, टाइम बेस्ड होता है और आइकन बेस्ड होता है. तो कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स क्या होते हैं? कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब आपके पास एक जमअप हो जाए, आपके पास एक प्लेंटी ऑफ चीजें जो आपके पास आ जाए, उनकी लिंकेज आप क्या करो, किसी भी एक की मदद से आप सेकंड चीज तक एग्जैक्टली आप उसको अप्रोच कर सको, आप उसको रीच कर सको विद द हेल्प ऑफ द कार्ड. हम क्या करते हैं उसमें, जैसे यहाँ पे है कि कार्ड्स आर डेवलप्ड दैट हैव डिफरेंट एलिमेंट एसोसिएटेड विद देम एंड आर पुट इन अ स्टैक. You can link the card by allowing the users to click on button or other elements and jump to the different card in the stack. अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 different stacks of card आपके पास जो वो मौजूद हैं, if you want to reach up to the next one, to reaching up at the next you have to make a source to the stack 1. इसमें आप क्या करेंगे, आपकी तमाम चीजें जो होंगी, सपोज के डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स में होती है. इवन के इसके एक और एग्जांपल हमारे पास बुक्स की हो सकती है. बुक्स, अगर कोई एक टाइटल के ऊपर कोई बुक लिखी हुई है, सपोज मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल, ये एक बुक का नाम हो सकता है. ठीक है. अब इसके अंदर जो सारा कंटेंट होगा वो ऑब्वियसली दैट हैज टू बी रेलेवेंट टू द टाइटल, जो भी उसका होगा. अब यहाँ पे स्टैक्स होंगे. स्टैक्स क्या होंगे? टॉपिक वाइज आप उसको यूं समझ लीजिए कि उसके बेसिक रूल्स, उसके फीचर्स, उसके टूल्स, उसकी डिस्कवरी, उसके तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उसके डिफरेंट स्टैक्स होंगे. अब when you want to reach up to the next one you have to make the source to the previous one. आप previous source stack को अपना सोर्स बना के आप उसके नेक्स्ट पे जंप करते हो. ठीक है. तो उसमें हमारे पास आता है कि लाइक यू हैव इन अ बुक, हमारे पास एक जो है रीडिंग बुक, हमारे पास इसके एक एग्जांपल हो सकती है. या इवन के डिफरेंट वेब पेजेस अगर जहाँ पे ज्यादा हैं तो आप वहाँ पे हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया को आप अगर आप ऐड कर देते हो वहाँ पे, तो वो भी एक तरीके से वैसा काम करता है कि आप जो हो वो जंप कर जाते हो एग्जैक्टली टू द अदर लोकेशन या तो अदर पेज कहीं पे मौजूद होता है. या कि रिसर्च पेपर्स में जैसे कि साइटेशंस वगैरह दी हुई होती है, तो वहाँ पे भी ये चीज को, इस कॉन्सेप्ट को देखा जाता है, वो भी इस कॉन्सेप्ट की बेस होती है. आप क्या करते हो, एग्जैक्टली उस रेफरेंस को टारगेट करके यू आर रीचिंग टू द एग्जैक्टली वो रिसोर्स, वो कहाँ से ली गई है, आप वहां तक रीच करते हो. और यू कैन रीच अप टू द नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट लेयर जो भी उसके होती है. और इसके एक और एग्जांपल अगर हम देखें, गेमिंग साइड में भी इसकी हो सकती है कि
इवन आपके पास एक डिफरेंट लेवल्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं आपके पास, तो आपकी हर लेवल में कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ टाइम होता है। अब वो क्या करता है, हर अगली लेवल जो होती है ना उसमें कुछ ना कुछ पिछला एड अप होता है। देन वो आप जब वो सारी लेवल्स को आगे बढ़ते चले जाते हो तो वो एकदम से आपके पास वो न्यू चीज है। बट ये नहीं हो सकता कि अगर आप लेवल 1 पे हो तो यू आर रीचिंग टू द लेवल 8, यू हैव टू रीच अप। अगर हम इन दोनों के बीच में कोई प्रॉक्सी या ऐसा कुछ यूज कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टरिंग के ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, सर्चिंग के ऑप्शंस आते हैं, तो वहां पे भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। इसके कुछ टूल्स के एग्जांपल है, HyperCard, टूल बुक, HyperNext स्टूडियो, हाइपर स्टूडियो, पाइथन कार्ड एंड द रेवोल्यूशन। ये इसकी डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स में आ सकता है। देन सेकंड हमारे पास आता है टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। Time based authoring programmers use a movie metaphor, like a movie on videotape. You start the multimedia title and it plays until some action causes it to pause or stop. अब इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब आपकी हर नेक्स्ट मूवमेंट वो उस टाइम ड्यूरेशन, उस टाइम लिमिट उसमें जो है वो बेस कर रही होती है। until unless the any external action is performed on it। जैसे हम सपोज कोई सॉन्ग्स वगैरह, कोई मूवी वगैरह, या कोई भी ऐसा कोई रनिंग चीज है जो कि टाइम बेस्ड है। इसकी इसी के अंदर अगर हम किसी गेम्स की एग्जांपल लें कि अगर कोई कैरेक्टर प्ले हो रहा है, वो जो है जैसे कि कार ड्राइव हो रही है, ठीक है, आप जब तक कंट्रोल उसको कर रहे हो तो वो ओके। अगर आपने उसको एक लिमिट पे छोड़ दिया, आपने उसको प्ले करके लीव कर दिया और वो किसी हर्डल पे जाके आ गिरा, तो वो क्या होता है, उसकी कोलिजन वहां पे किसको, अब जो कोलिजन वहां पे होगी वो एक्सटर्नल समझो इफेक्ट हो जाएगी उसकी, या तो वो उसको पॉज स्टॉप या उसको डाई सिचुएशन में जो है वो ले आएगा। ओके। These programs also allow for branching to different part of the movie, and any amount of user control and interactivity may be built in. गुड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस। ये जो टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स होते हैं, ये एनिमेशंस को की क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और ये प्रेफर किए जाते हैं टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स को आप यूज़ करें। और ये जो मूवीज़ होती है, इवन के जो डिफरेंट स्टोरीज होती हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ चंक्स, इन द फॉर्म ऑफ पार्ट होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट। अब वो पार्ट 1 जो होता है दैट में बी बेस्ड ऑन द 20 मिनट और द 15 मिनट। अब जो नेक्स्ट कमिंग होगा वो क्या होगा, वो बिलोंग करता होगा आपकी प्रीवियस के ऊपर, ठीक है। अब ये जो कनेक्टिविटी होती है ना, इस कनेक्टिविटी का कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इस कंट्रोल पे हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करके हम वो एक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वहां पे वो एक रनिंग फॉर्म आ जाएगी, बट दैट विल बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम फ्रेम। उसका एक कंटिन्यू, उसका एक लिमिटेड, उसका एक काउंटेड टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर ही वो उस चीज को परसू करता रहेगा। बट इट कैन वेरिएट until or when the external action is performed on it। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है फ्लैश एंड डायरेक्टर फ्लैश, तो हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं, तो आपको इसके अंदर भी काफी जो इवन ट्विनिंग वगैरह के लिए भी हम यूज करेंगे तो हमें काफी इस चीज का आइडिया हो जाएगा। द थर्ड वन इज आइकॉन बेस्ड ऑथरिंग टूल। With icon based program, you use symbols in a flowchart scheme. Each icon represent a particular event. For example, the wait icon stops the process until the user clicks the mouse button or presses a key to a specific amount of the time passes। इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल्स आती है कि हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आइकॉन्स हम यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स को हम यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली वो सिंबल्स, वो आइकॉन्स किस काम के लिए होती हैं, और विद द हेल्प ऑफ दो सिंबल्स वो हमें बेसिकली एक गाइडेंस होती है हमारे लिए। हम उन आइकॉन्स की मदद से, उन सिंबल्स की मदद से वो एक्यूरेटली वो एक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि प्ले का बटन का एक सिंबल होता है, स्टॉप का एक सिंबल
सिंबल होता है, पॉज का सिंबल होता है, स्टॉप का एक सिंबल होता है। तो इन तमाम चीजों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसे यहाँ पे एक एग्जांपल में दी गई है कि द वेट आइकन स्टॉप्स द प्रोसेस अंटिल द यूजर क्लिक्स द माउस बटन। अब वहां पे अगर वेट का एक बटन है या प्ले का है, किसी भी अगर है, तो वो तब एक्ट किया जाएगा जब उसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। तो हम जो आइकन बेस्ड ऑथरिंग टूल्स में हम इन तमाम चीजों को यूटिलाइज करते हैं कि अगर हमें, ऑब्वियसली अगर आप देखिए, अगर आप एक कोई प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आप इन तमाम चीजों को कनेक्टिव रखते हो। आप उसमें नंबर ऑफ पेजेस को कनेक्ट करते हो। आप जब पेज की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स हो सकती है। यू कैन यूज द वैरायटी ऑफ द मीडिया देयर। अगर आप वहां पे आइकन बेस्ड यूज करोगे, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द tools which are supporting for the icon based authoring tools। तो आप उन्हीं टूल्स को सपोर्टिव लोगे जो कि इस सिनेरियो के अंदर फिक्स होते हो, फिट होते हो। ठीक है। अगर आप एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, जिसके फ्लो चार्ट स्कीम एक होती है जो कि आपको पूरा गाइड करती है कि इधर द प्रोसेस विल रन अप, या प्रोसेस का फ्लो क्या रहेगा, या वो क्या लिंकेज है उनका, वो किस पे बिलोंगिंग होती है, तो वो क्या होता है, सारी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो आपको पूरा सिनेरियो, पूरा फ्लो चार्ट, फ्लो थीम जो होती है वो आपको उसके बारे में गाइड कर रही होती है। An advantage of icon based program is that you can easily see how a title is structured, that is the flow of program and especially the branching। obviously इसमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें हमारे पास क्या होती है, जब फ्लो चार्ट में तमाम फ्लो, जो एक प्रोग्राम, एक स्ट्रक्चर जो होता है, हमें वो इजी डिफाइन होता है। उसमें तमाम चीजें हमें पता चल रही होती हैं कि क्या चीजें जो हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा। वो एक ट्री स्ट्रक्चर, एक ब्रांचिंग होती है, वो हर जो नेक्स्ट ब्रांच होती है वो बता रही होती है, उसकी डिपेंडेंसी उसमें कंटिन्यू होती है। वो डिपेंडेंसी बता रही होती है कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है, कौन इंटरकनेक्टेड है, कौन इंट्रा कनेक्टेड है, कौन जो है वो डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं वो डिफाइन हुई होती है। और ये एक टूल्स का बेसिकली काम क्या होता है, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं उन रिप्रेजेंटेशंस के लिए जो हम यूटिलाइज करते हैं एट द डिफरेंट टाइम, एट द रेफरेंस ऑफ अ डिफरेंट टाइम। हमें इन तमाम टूल्स की जो है वो मदद लेनी पड़ती है। आइकन्स के हम यूज ले लेते हैं, टाइम के हम यूज ले लेते हैं, कार्ड के हम यूज ले लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, हमें जिस चीज की जिस वक्त जरूरत होती है, हम वो उन तमाम चीजों को एट दैट टाइम हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। Okay. Even though other than these tools, we can use the programming languages too. हम with the help of the programming languages, even we can develop द प्रोडक्ट। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से भी इन तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और इन दोनों की अगर क्वालिटी देखी जाए, वाइल यूजिंग द टूल, ओपन सोर्स टूल है, सॉफ्टवेयर्स हैं, या अगर आप कोई एक प्रोग्राम डिजाइन कर लो इसका, तो उसकी ऑलमोस्ट जो क्वालिटी होती है दैट इज कंसिडर्ड इन द सेम वे। Amount of work to code every element and function in the product can be extensive and labor intensive. Authoring tools can save a lot of time and money, not suitable for the beginners। Authoring tools जो है वो अगर जो काफी फ्री फ्री होते हैं वो that are obviously saving your time and money, and जो ऑथरिंग टूल्स होते हैं वो नॉट सुटेबल फॉर द बिगनर, जो कि बिल्कुल जिनको उस चीज का आइडिया नहीं है, जैसे कि हम इनिशियली जो इन न्यू आउट ऑफ द फील्ड या इन चीजों को हो, तो वो ऑब्वियसली ही शी हैज टू सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक, जो भी वहां पे यूज, जो हम कनेक्टिविटी की बातें कर रहे होते हैं, या जो हम बेसिक शेप्स की बात करते हैं, या बेसिक जो मीडिया की बात कर रहे होते हैं, उनका आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। फिर हमारे पास कुछ टूल्स के अंदर कुछ टेक्स्ट एडिटर्स आ जाते हैं। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली क्या होते हैं, ये इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट एडिटर हमें पता है वो किस लिए काम होते हैं, कि हम कोई भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए या टेक्स्ट को राइट अप करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट एडिटर्स की जरूरत पड़ती है। इवन सिंपली
अगर आप कहीं पे कोई राइट अप देना चाहते हो, फॉर द रफ वर्क वी मोस्टली यूज द डमी टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप प्रॉपर कोई टेक्स्ट देना चाहते हो तो आपको इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है, जो हर दफा वो कुछ उसकी अपने पैकेजेस होते हैं, जो कि इन तमाम उनकी मदद से आपके फाइल्स को जो है वो यूटिलाइज करते रहते हैं, ठीक है। Text editors are often provided with operating system or software development packages and can be used to change configuration files and programming languages source code. तो आपके पास हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके साथ आपको ये अक्सर प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर, और आप उन्हीं की मदद से अपने काम को एक यूज कर सकते हैं। इसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, टेक्स्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेटिंग, अनडू एंड रीडू, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसके बेसिक जो हैं वो टेक्स्ट एडिटर के फीचर्स हो सकते हैं। ये एक टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, अगर तो उस पे कुछ जो है वो डमी टेक्स्ट कह लें, वो यहाँ पे कुछ राइट अप हुआ है, तो हम इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को भी यूज कर सकते हैं वंस वी आर वर्किंग फॉर द टेक्सचुअल साइट्स, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ इमेज एडिटर्स होते हैं, अ ग्राफिक्स प्रोग्राम that provide a variety of special features for editing bitmap images. Common features: selection, layer, image size alteration, crop, enhancing images, change the color depth. इमेज एडिटर, जैसे हमने टेक्स्ट की बात की कि वहां पे वो डिफरेंट फीचर्स थे उसके, वो उन पे यूटिलाइज हो सकता था, फॉर्मेटिंग हो सकती थी, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का कलर, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो सकती है। इसी तरीके से इमेज के भी तमाम फीचर्स है जो कि हम यूज करके, इसके भी एडिटर्स हैं, हम उनको जो बेसिक इसके फीचर्स होते हैं उनकी मदद से हम इमेज को भी एक दूसरा शेप दे सकते हैं। सिलेक्शन, लेयर्स, इमेज साइज ऑल्ट्रेशन, साइज ऑल्ट्रेशन हो सकती है इमेज का, उसकी क्रॉप हो सकता है, इमेज को एनहांस किया जा सकता है, उसका कलर चेंज जो है वो हो सकता है। तो वी कैन यूज द डिफरेंट इवन फीचर्स विद दिस ऑल, इवन वी ऑल आर familiar while working for the image side. These are the few image editor that we can work, or we can use them, और माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, इसको हम तकरीबन हम सब ने यूज किया है। इसकी मदद से भी हम इमेजेस में चेंजेस जो हैं वो एज कंपेयर ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ, जो भी हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है हम वो यूज कर सकते हैं। अडोब फोटोशॉप को हम यूज कर सकते हैं, गेम को यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफिक को हम यूज कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द एडिटर्स विच वी कैन यूज टू amendment any of the feature that we are required for the images. Then we are talking for the drawing programs. Obviously हमें सब ये एक ड्राइंग प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इन्हीं की मदद से आपके जो हैं वो आगे जितने भी काम होते हैं, जितनी भी वर्किंग होती है, वो टोटली बेस कर रही होती है आपके उन्हीं ग्राफिक्स पे, उन्हीं वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर जो आप एक्चुअली डिजाइन कर रहे होते हो। आपकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट होती है वो टोटली रिलाय करती चली जाती है, टोटली डिपेंडेंट हो जाती है आपके ड्राइंग प्रोग्राम्स पे, ठीक है। ड्राइंग प्रोग्राम क्या है? बेसिकली इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर to compose and edit vector graphics images interactively on the computer screen. वेक्टर ड्राइंग प्रोग्राम्स क्या है? बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिनकी मदद से आप इमेजेस को इमेजेस को आप कंपोज कर सकते हो while using the computer screen obviously, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पे, या इसको हम किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, हम टाइपोग्राफी के लिए, पेज लेआउट के, ग्राफिक डिजाइनिंग है, लोगोस हैं, शार्प एज आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशन है जिसमें कार्टून्स, क्लिप आर्ट, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को, टेक्निकल इलस्ट्रेशन है। तो ये तमाम चीजों को हम इन पे यूज कर सकते हैं। कार्टून्स के जो इवन के जो व्यूज होते हैं, जो इनकी डायमेंशंस होती हैं, जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पूरे डिजाइन किए जाते हैं कि एक्चुअली इसका बेस क्या होगा, ये किन ग्राफिक्स के ऊपर ये डिजाइन होगा, तो उनके लिए ये तमाम चीजें हमें आइडिया होना चाहिए, जिसके लिए कोरल ड्रॉ, अडोब इलस्ट्रेटर, इंकस्पेस, एक्सपेक जो है
हम इन तमाम प्रोग्राम्स की मदद से हम इसको यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट जितने भी इस लेक्चर के अंदर प्रोग्राम्स आपके साथ, टूल्स आपके साथ डिस्कस किए गए, एट अ वन टाइम उनको जरूर रिव्यू कर लेना, अपने पास उन तमाम को लिस्ट डाउन कर लेना, और हर किसी का जो मकसद है, हर किसी का जो फायदा है, वो किसके लिए काम आता है, उसका फंक्शन क्या है, वो अपने पास एक पूरे फाइल में स्टोर कर लेना। कि कोरल ड्रॉ हेल्प्स इन डैश डैश किसके लिए काम आता है, इलस्ट्रेटर हेल्प्स इन, तो ये तमाम अपने पास जो है एक फाइल बना देना। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज अ कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन क्या होता है? कंप्यूटर एनिमेशन कैन बी क्रिएटेड विद अ कंप्यूटर एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर. Some impressive animation can be achieved even with basic programs. However, the rendering can take a lot of time on an ordinary home computer. Animations क्या होती हैं बेसिकली, जो कि क्रिएट की जाती हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। हम कुछ इमेजेस के ऊपर हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं, या हम खुद से कुछ कैरेक्टर्स को बिल्ड करके हम उन्हीं को एक सीक्वेंसिव दे रहे होते हैं। हम उनसे कोई वो इन सम एरिया, इन सम स्पेसिफिक डोमेन, हम उनकी एक वर्किंग दिखा रहे होते हैं, हम उनका एक जो स्केलेबिलिटी है हम वो शो कर रहे होते हैं। तो दैट कम्स इवन इन द कंप्यूटर एनिमेशन, कि वो वहां पे उसका स्केल क्या होगा, वो परफॉर्म कैसे करेगा, उसकी जो सेचुरेशन है वो वहां पे कितनी रहेगी, वो उस बैकग्राउंड पे कितना मैप होता है, और वो एक्चुअली क्रिएट कैसे किया गया है। तो ये तमाम चीजें हमारे पास एनिमेशन होते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन की टेक्निक्स में एक ट्यूनिंग हमारे पास आता है। ट्यूनिंग बेसिकली क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम्स बिटवीन टू इमेजेस और टू गिव द अपीयरेंस that the first image involves smoothly into the second image. इसमें क्या होता है बेसिकली, हम अमंग द डिफरेंट इमेजेस हम एक सीक्वेंस बना देते हैं। वो अपेयरेंस उसकी कैसे आती है? वो इस तरीके से अपेयर हो जाता है हमारे पास जैसे कि वो एक वन गो चीज गई है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? वी आर यूजिंग द डिफरेंट इमेजेस, वी आर यूजिंग द टू मोर देन टू इमेजेस। वो क्या करता है? वो एक ही फ्रेम्स के अंदर वो हम क्या करते हैं, ताकि उनकी जो वर्किंग दिखाई चली जाती है, वो ट्विनिंग की मदद से, इन बिटवीनिंग की मदद से वो क्या करता है, वो उस चीज को हेल्प करता है कि वो एक गो में, वन गो के अंदर वो किस तरीके से स्मूथली वर्क कर देता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या होती है बेसिकली? ये इफेक्ट्स होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट पिक्चर्स पे इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो, एनिमेशंस को पिक्चर्स पे आप जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज अ स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर एंड एनिमेशन that changes or morph one image into another through a seamless transition. इसमें क्या होता है, आप डिफरेंट इमेजेस को सिंगल पिक्चर के अंदर कैप्चर कर सकते हो, जिसमें लाइक पिक्चर में है कि एक कार है एंड देन लायन है, तो आप उसमें टाइगर है, आप उसमें क्या करते हो, दोनों को मर्ज करके हम उसका एक सिनेरियो में, एक सीक्वेंस के अंदर हम दोनों को मर्ज करके एक पिक्चर का इफेक्ट हम उसको दे सकते हैं। दैट इज अ टेक्निक ऑफ मॉर्फिंग। देन हमारे पास थर्ड टेक्निक आती है, दैट इज अनियन स्कैनिंग। अनियन स्कैनिंग में क्या होता है हमारे पास? इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन क्रिएटिंग एनिमेटेड कार्टून्स एंड एडिटिंग मूवीज टू सी सेवरल फ्रेम्स एट वंस। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसमें एक एडिट कर देते हैं, हम इसमें से कुछ एनिमेशंस को, कुछ फ्रेम्स को यूज करते हैं ताकि हमें डिफरेंट फ्रेम्स एक ही साथ हमें नजर आ जाए। अनियन स्कैनिंग, इसको जो नाम है वो बेसिकली इसीलिए कि वो एक बारीकी के तौर पे देखा जाए कि वो किस तरीके से वो वर्क करता है, कि आप उसको डिफरेंट सारे फ्रेम्स, अब अगर इसको पिक्चर को अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो आपको लग रहा है ये वर्क करंटली जो इसकी वर्किंग है वो इसका एक समझो स्टाइल है, लेकिन उसकी जो लेग्स फॉरवर्ड है, मिडिल है, बैकवर्ड है, वो सारी लेयर्स हैं जो कि इनको कंबाइन करके, इनकी स्किनिंग करके, अनियन स्किनिंग की टेक्निक को लगा के हमने वो उसके साथ क्या किया, मल्टीपल फ्रेम्स को हमने एक साथ दिखाने की कोशिश की, ठीक है।
This way the animator or editor can make decision on how to create or change an image based on the previous image in the sequence. इसमें बेसिकली काम क्या होता है, जो करंट पिक्चर हमारे पास होती है हम उसकी मदद से हम इस चीज को डिसाइड करते हैं कि हमें वो तमाम इमेजेस को जो है वो प्रीवियस इमेज की मदद से हम किस तरीके से एक सीक्वेंस के अंदर ला सकते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास अडोब फ्लैश, इमेज रेडी, सारा 3D, यूलिट, GIF एनिमेटर। इन सॉफ्टवेयर्स को एक दफा लाजमी आप लोग देख लीजिएगा, उनका एटलीस्ट जो बैकग्राउंड है वो स्टडी कर लेना, ठीक है। देन हमारे पास आता है वेव फॉर्म एडिटर। वेव फॉर्म एडिटर्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रोग्राम्स or the computer applications for audio editing that manipulating digital audio allow the users to do the sorry beta वेव फॉर्म एडिटर में बेसिकली क्या करते हैं, ये हम सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं फॉर ऑडियो एडिटिंग। हम ऑडियो एडिटिंग के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? टू रिकॉर्ड द ऑडियो एंड स्टोर्ड एज अ डिजिटल ऑडियो। हम सिंपली एक ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसको एक डिजिटल ऑडियो लाइक द एनालॉग टू डिजिटल, आप ये समझ लीजिए सिग्नल्स जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक साउंड जनरेट हो जाती है और एक साउंड स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल ऑडियो, ठीक है। देन वी मिक्स द मल्टीपल साउंड। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल साउंड्स को मिक्स कर देते हैं, उनका एक सिंपली एक ट्रैक जो है वो हम डिसाइड कर देते हैं। एंड देन वी अप्लाई द सिंपल और एडवांस इफेक्ट्स, और उसके बाद हम उनके ऊपर कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स को अप्लाई कर रहे होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एज पर दैट यू आर अप्लाइंग द effects. And then conversion between different audio files format or between different sound quality level. Then आप क्या करते हो, आप उसकी conversion करते हो जो ऑडियो फाइल्स के फॉर्मेट्स हैं और जो साउंड क्वालिटी लेवल्स में हमारे पास फॉर्मेट्स आते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं अडोब ऑडिशन, क्रिएटिव वेब स्टूडियो, गोल्ड वेव, साउंड फोर्स एंड वेब लैब। ये 5 इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। देन हमारे पास आती है वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम। वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं? दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हिच हैंडल द एडिटिंग ऑफ अ वीडियो सीक्वेंसेस ऑन अ कंप्यूटर। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये हैंडल करते हैं वीडियो एडिटिंग सीक्वेंस को, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर की मदद से हम वीडियो की तमाम जो हैंडलिंग होती है उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। इसके फीचर्स हैं स्प्लिटिंग, बैकग्राउंड साउंड, transitions, crop, add title, add special effects. We can like split, हम उसको as per the requirement, जो हम उसको chunks में भी ले सकते हैं, हम उसको scene wise भी सॉरी हम उसको सीन वाइज भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज टोटली बेसिक, ये इसके बेसिक फीचर्स होते हैं, ये कॉमन फीचर्स होते हैं। हम हर प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि सारे एक ही साथ यूज हो, ये भी लाजमी नहीं है कि सारे एक साथ यूज ना हो। मे बी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रॉपिंग हो, ट्रांजिशन हो, टाइटल्स हो, बाकी ना हो, या मे बी बैकग्राउंड साउंड आ जाए खाली, बाकी चीजें यूटिलाइज। तो दिस ऑल बेसिकली जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, बट वी शुड नो एटलीस्ट द ऑल फीचर दैट आर कमिंग अंडर द video editing programs. These are the splitting, add background sound, transition, cropping, add title, add special effects. Special effects can be anything for the visual purpose, जिसमें हमारे पास Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Video Studio, Windows Movie Maker, ये डिफरेंट हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। Up till now we have seen the different authoring tool जो कि मीडिया के अंदर, मल्टीमीडिया के अंदर यूटिलाइज होते हैं। हमने उन तमाम चीज़ों को स्टडी किया, उसके जो बेसिक टाइप्स होती हैं, वो किस तरीके से काम करता है मल्टीमीडिया का। तो इन तमाम चीज़ों को आज हमने देखा। इसको आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा खुद भी लेक्चर को, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं यू कैन आस्क
जो भी डिस्कशंस हो जाएंगी हम इसके लिए फिर एक सेशन अलॉट कर देंगे, जिसमें सारी क्वेश्चनिंग जो होगी उनको हम डील कर लेंगे। बट अच्छा, इसमें एक काम आप लोग कर लीजिएगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी टूल्स आपके साथ डिस्कस किए गए हेडिंग वाइज, आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना, और हर टूल का एटलीस्ट यूज जो है वो अपने पास लिख लेना। वो कब आया, इंट्रोड्यूस कब किया गया, उसका बेसिक यूज क्या है, कौन से करंटली टूल्स यूज हो रहे हैं, और कौन से टूल्स जो है वो फीचर एडिट नहीं हुए और उनको हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, इन तमाम को, ये आपका एक असाइनमेंट भी काउंट हो जाएगा। आप इनको देख लेना, इन तमाम की लिस्टिंग कर लेना, और उनको एक एक पर्पस आप उसका देख लेना। ठीक है, फिर हम जो लैब के अंदर हम आपको एक टास्क में दे देती हूँ, आप सिंपली क्या करें, मैक्रोमीडिया फ्लैश के ऊपर सिंपली आप एक बैकग्राउंड डिजाइन कीजिए। ठीक है, उसमें व्हाइल यूजिंग द डिफरेंट कलर्स, आप सिंपली कोई भी बैकग्राउंड आप उसके अंदर यूज करो विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे ना दो, सिंपली जैसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, एक ग्रे वाइट कलर का है, उसमें से कुछ स्पार्किंग शाइनिंग लाइटनिंग सी हो रही है। ठीक है, जो करंटली आपकी स्लाइड पे शो हो रहा है, आप इसी तरीके का एक खाली बैकग्राउंड जो है वो डिजाइन कर दीजिए। देन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, अप टिल नाउ आपको जो भी सम क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।